हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं ऑफ माइटोसिस। और पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा था वो था अबाउट द क्रोमोसोम नंबर एंड कंटेंट, और हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक इवेंट्स, या फिर जिसे चेक पॉइंट्स ऑफ माइटोसिस बोलते हैं, जो कि G1 S एंड G2 है। और उससे पहले हम कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हमें समझना है फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस कैसे फंक्शन करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है माइटोटिक डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन, उसमें सेम होता है। जैसे कि ह्यूमंस के केस में 46 नंबर जो होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर, वो डिवाइड होने के बाद, दैट इज माइटोटिक डिवीजन के बाद, वो सेम नंबर में रहता है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि क्रोमेटिन कंटेंट जो होता है वो सेम होता है, सेम नहीं होता, सॉरी, चेंज होता है ड्यूरिंग एस फेज। ठीक है। एस फेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, ये हमें हमेशा दिमाग में रखना है, और इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो होता है क्रोमेटिन चेंजेस जो होता है, जैसे कि एन कंटेंट जो होता है एन से 2n में होता है, ये एक केस होता है किसमें, हैप्लॉइड के केस में। ठीक है, हैप्लॉइड सेल के केस में, सेल के केस में। और जो 2n होता है कंटेंट फ्रॉम 4n, वो होता है आपका क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल के केस में। बट द क्वेश्चन इज दैट कि बहुत लोगों को बेसिक्स नहीं पता होता है कि माइटोसिस में क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, क्रोमेटिन का क्या है, क्रोमोसोम में कैसा डिफरेंस है। सो यहाँ पे मैं बहुत सी सिंपलर वे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि क्रोमेटिन और डीएनए और बाकी चीजों में क्या डिफरेंस है। लाइक डीएनए किससे बोलते हैं, जीन किससे बोलते हैं, क्रोमेटिन किससे बोलते हैं। और ये अगर आप नहीं बेसिक्स क्लियर करोगे तो फर्दर आपको समझने में काफी दिक्कत होगा कि माइटोटिक डिवीजन या मियोसिस जो होता है वो कैसे होता है। मोस्टली मियोसिस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है डीएनए का। ठीक है। डीएनए इज व्हाट, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जबकि आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में पाया जाता है। ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सो दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का। ये तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब इसके बारे में भी मैं जल्दी डिस्कस करूंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए जो होता है ये डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है। ठीक है। जो कि हम फर्दर जेनेटिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं। और जो डीएनए का जो एक सेगमेंट होता है, दैट इज टुकड़ा। ठीक है। सेगमेंट मतलब एक पार्ट जो होता है, स्मॉल पार्ट, जो कि एक प्रोटीन या फिर कोई चीज के लिए फंक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन जो होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर कोई भी वर्क या एक्टिविटी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिक आपके जो फैक्टर्स या फेनोटाइपिक चीज होते हैं या फिर जो भी जेनोटाइपिक इफेक्ट होता है, उसको जीन फंक्शन करते हैं। ठीक है। जीन का काम यही होता है कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाए और उससे अपना बॉडी में फंक्शन कराए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जीन तो नहीं पढ़ना, लेकिन हमें बेसिकली जानना यह है कि क्रोमेटिन किसको बोलते हैं। सो जब ये डीएनए जो होता है कॉइल्ड होता है और फर्दर कॉइल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंस। जब फर्दर कंडेंस होता है और अच्छे से जो भी हमारे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्टामर एंड ऑल, डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और उसके ऊपर बाकी प्रोटीन्स लग के जो हमारा बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो और अगर कॉइल करता है, जो और अगर कॉइल करता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। मोस्ट बेटर अगर इसको थोड़ा कंडेंस करें तो क्रोमेटिन पाया जाता है। सो हम इसी चीज की बात कर रहे हैं इन एस फेज। ठीक है। एस फेज में ये जो क्रोमेटिन होता है ये एन से क्या होता है, 2n में होता है। अगर ये हैप्लॉइड सेल में है, हैप्लॉइड सेल में क्रोमेटिन कंटेंट n पाया जाता है, और डिप्लॉइड सेल में अगर ये आपका 2n है, ठीक है, 2n पाया जाता है, तो ये फिर हो जाता है आपका डबल एस फेज में 4n में। ठीक है। ये हमें याद रखना है कि क्रोमेटिन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रोमेटिन को,
कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। अब जब हम क्रोमेटिन, और फिर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम किसको बोलते हैं। जब अब क्रोमोसोम का बात आता है तो जो कंडेंस फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, सॉरी कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जो होता है उसको हम लोग एज अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोग फर्दर डिवीजन में यूज होता है। यूजुअली हम लोग G1 SN S G2 में हम लोग इसको नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग क्रोमेटिन ही यूज करते हैं, क्रोमेटिन कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हमारा जो, आप उसको क्रोमोसोम की तरह भी ले सकते हैं, मगर हमारा क्रोमोसोम नंबर जो होता है थ्रू आउट द प्रोसेस एंड बिफोर द प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। सो दिस इज कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अगेन अगर कंडेंस होता है क्रोमेटिन, फर्दर कंडेंस होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमंस के केस में हमें पता है 46 नंबर होता है, और बाकी ऑर्गेनिज्म में भी सबके अलग अलग स्पेसिफिक ये होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में और डिवीजन में। और ये जो क्रोमोसोम होता है सब सेल्स में सेम नंबर में पाया जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। सो ये जो है हमारा क्रोमोसोम ये दो हिस्सों में बंटता है, और बीच में इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये जो होता है हमारा सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, सेंट्रोमियर जो इसको दो हिस्सों में बांटता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड, और इन दोनों को बोलते हैं। और अगर एक और क्रोमोसोम अगर आ जाए ऐसा ही, जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, तो वो जो होता है उन दोनों के बीच में जब हम क्रोमैटिड्स का डिफरेंस बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे सिस्टर, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स है जो हमें याद रखना है कि क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, और डीएनए में जीन का क्या फंक्शन है। ये बिफोर G1 and G2 को पढ़ने से पहले ये हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट इनटू द बेसिक चेक पॉइंट्स, जो कि हमारा G1 S and G2 है, इन अनदर वीडियो। So here we are going to study about the checkpoints of mitosis, जो कि G1 S1 S2 है और इंटरफेस भी इसमें आता है। So this is the diagrammatic representation of the checkpoints of basic mitosis, that is G1 S and G2 phase, ठीक है। So let's start from the G1 phase कि G1 phase किसको बोलते हैं। बट G1 फेज पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि G0 फेज किसको बोलते हैं। G0 फेज जो होता है बेसिकली हम लोग उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो G1 जो होता है के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो G0 फेज में जाके रेस्टिंग फेज में जाके नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में चले जाए, या तो फिर अगर वो इस फेज में घुस गया, ठीक है, if it enters into the S phase then it has no choice, उसको डिवाइड करना ही है, ठीक है। अगर वो S phase में घुस गया तो अल्टरनेटिवली एट द एंड ऑफ द डे उसको उस सेल को डिवाइड करना ही है, उस सेल को मेटोटिकली डिवाइड करना ही है एट एनी कॉस्ट। सो समटाइम्स क्या होता है, जीवन जो होता है S फेज में ना जाके एक फेज होता है जिसको G1 G0 फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। ये फेज जो होता है जहां पे सेल जो होता है नॉन डिवाइडिंग केस में आ जाता है, मतलब वो सेल माइटोटिक डिवीजन शो नहीं करता है। सो जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में आता है तो फिर ये डिवीजन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इससे सवाल ये भी होता है कि क्या वो सेल डेड हो चुका है। नो, सेल जो होता है वो डेड नहीं होता, ठीक है। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब कि उसमें सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, अगर वो डिवाइड नहीं करता। एज इन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आवर हर्ट सेल, जो हमारे हर्ट सेल्स होते हैं वो G0 फेज में ही रहते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स सेल्स जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो G1 फेज में भी चला जा सकता है। बट इन केस ऑफ हर्ट सेल जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है G0 फेज में, ठीक है। हर्ट सेल जो होता है वो G0 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और आपका नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में होता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स G1 फेज, ठीक है। G1 फेज जो होता है वो इंटरफेज और S फेज के बीच का फेज होता है। आफ्टर अ मेटोटिक डिवीजन इंटरफेज आता है, उसके बाद G0 फेज, वो G1 फेज होता है वो स्टार्ट होता है। सो बेसिकली इट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, ठीक है।
यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो है देखने का कि जो सेल का जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है, ग्रो करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो आपका इट इज अ साइन कि वो डिवाइड करने वाला है, ठीक है। ग्रोज इन साइज, सेल ग्रोज इन साइज, और यहाँ एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर फर्दर सेल डिवीजन। बिकॉज एंजाइम जो होता है वो सारे मेटाबॉलिज्म और सारे जो भी हमारे एक्टिविटीज हैं, केमिकल एक्टिविटीज हैं, उन लोगों में यूज होता है। एंजाइम्स एज इन केस ऑफ स्पेसिफिकली एंजाइम्स अगर हम बोले तो प्रोटीन्स का यूज सबसे ज्यादा हमें नीड पड़ता है फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। सो इट इज अ फेज बिटवीन इंटरफेज एंड एस फेज। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। आप लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि याद करने का है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही घुमाकर क्वेश्चंस पूछते हैं हमें, और कोई कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इन फेजेस में, बट बहुत लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। सो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है एस फेज, ठीक है। एस फेज बेसिकली हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन ऑफ फेज होता है, जहां क्रोमेटिन डबल होता है, ठीक है। क्रोमेटिन डबल्स, ये पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीज है, स्टार मार्क करके, कि क्रोमेटिन जो होता है, कंटेंट जो होता है वो डबल होता है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। और एक और चीज ये है कि सेंट्रियोल्स जो होता है हमारा, जो कि हमारा स्पिंडल फाइबर में, स्पिंडल फॉर्मेशन में, फॉर आप पढ़ोगे स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है फॉर फर्दर इन फर्दर क्लासेस में हेल्प करता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स का डबल होना। सो दिस इज द बेसिक की पॉइंट्स ऑफ एस फेज। और नाउ वी कम टू G2 फेज। G2 फेज जो होता है वहां आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल सिमिलर टू G1 फेज बनता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन हमें खाना चाहिए क्योंकि सेल ग्रो करेगा। हमें डबल ऑर्गेनेल्स चाहिए क्योंकि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, तो हमें ऑर्गेनेल्स भी डबल चाहिए, राइट। हमें प्रोटीन्स भी डबल चाहिए, एंजाइम्स भी डबल चाहिए। सो ये काम G1 और G2 का होता है कि न्यूट्रिएंट्स बना के रखे, सारी चीजों को इकट्ठा रखे। जब सेल डिवाइड हो तो दोनों सेल में इक्वली डिवाइड हो, ठीक है। सारे चीज जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स है। सो बेसिकली यहाँ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फॉर सेल डिवीजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमेटिन डबल होता है। सो यहाँ पे हम इस केस में हमें सिर्फ क्रोमेटिन दिखता है। द लास्ट पॉइंट इज दैट कि इन तीनों फेजेस में हमें सिर्फ क्रोमेटिन दिख सकता है, क्रोमोसोम नहीं दिख सकता। क्रोमोसोम कब दिखता है? मेटाफेज में, इन माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस। मेटाफेजिक में, मेटाफेज जो होता है उस फेज में आपको क्रोमोसोम का स्टडी करना रहता है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में और बाकी भी कॉम्पिटिशन्स में। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ चेक पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल ऑफ माइटोसिस, कि कैसे क्या होता है। इंटरफेज में भी हम पढ़ेंगे बाद में कि इंटरफेज में क्या क्या होता है। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स माइटोसिस। सो बेस सबसे इम्पोर्टेंट कि माइटोसिस कैसे होता है, माइटोसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, सब फेजेस होते हैं, क्रोमेटिन, डीएनए कहाँ कब क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम कैसे स्टडी होता है, क्या क्या चेंजेस है, फेजेस हैं। सो लेट्स वेट फॉर अनदर वीडियो। I'll be uploading the 3rd lecture of mitosis in next day. So अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई होप आई एम प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट। आई एम जस्ट ट्राइंग जो भी मैंने पढ़ा है। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। दिस इज द ओवरव्यू। और फ्रंट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द क्वालिटी और द बोर्ड एंड एवरीथिंग। आई डोंट हैव दैट मच सारा चीज की मैं अभी आपको बहुत अच्छा ये दे पाऊँ, बट जो भी मैंने थोड़ा मोड़ा सीखा है बायोलॉजी में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प दो स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, जिन्हें बेसिक्स का उतना ये नहीं है। सो जो भी नॉलेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विथ यू फ्रेंड्स। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट मी।